हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से हमारी इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार एसएससी का ये योद्धा सीरीज चलाया जा रहा है इस सेशन में। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है ये 17 नंबर का है और साथ ही साथ आपको इसमें करंट अफेयर्स के साथ आपको रिवीजन भी मिलने वाली है। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है आपका टोटल मटेरियल मिलने वाला है। ठीक है, तो ये जो है एक के बाद जो है आपको करंट अफेयर्स आएगा। करंट अफेयर्स के बाद जो है आपको रिवीजन सीरीज मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है? रिवीजन सीरीज। तो चलते हैं, वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, देखते हैं आज की पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आज का है 361 नंबर। तो इसके पहले 360 नंबर हम पढ़ा दिए हैं, आप जाकर के प्ले लिस्ट में इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि क्रिप्स मिशन की घोषणा कब हुई थी? बताइए, क्रिप्स मिशन की घोषणा कब हुई थी? 1942 ईस्वी में, 1944, 1940 या 1932 ईस्वी में? तो क्रिप्स मिशन की घोषणा की अगर बात करें तो इसकी जो घोषणा हुई थी 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। अगर डेट की बात करें तो 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन को लाया गया था। क्रिप्स मिशन की घोषणा किया गया था। और पूछता है क्वेश्चन कि क्रिप्स मिशन की घोषणा किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था? तो विंस्टन चर्चिल। क्रिप्स मिशन की घोषणा, क्रिप्स मिशन की घोषणा मिशन की घोषणा की अगर बात करें तो ये जो है विंस्टन चर्चिल, प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के पीएम विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल द्वारा किया गया था। विंस्टन चर्चिल द्वारा, विंस्टन चर्चिल द्वारा इसके क्या किया गया था? तो क्रिप्स मिशन की घोषणा किया गया था। और किसके किसके नेतृत्व में किया गया था? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? स्टेफोर्ड क्रिप्स में। क्रिप्स मिशन की घोषणा, इसकी जो घोषणा हुई थी, घोषणा, क्रिप्स मिशन की घोषणा स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड स्टेफोर्ड क्रिप्स स्टेफोर्ड क्रिप्स के सहयोग से हुआ था। के सहयोग से हुआ था। तो यहां से जो है आपको दो क्वेश्चन बना कि क्रिप्स मिशन की जो घोषणा हुई थी कब हुई थी? 11 मार्च 1942 को। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के पीएम थे विंस्टन चर्चिल थे। और घोषणा जो हुआ था किसके सहयोग से? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स के सहयोग से। किसके सहयोग से? स्टेफोर्ड क्रिप्स के सहयोग से या नेतृत्व में। इसकी उद्देश्य की अगर बात करें तो ये जो क्रिप्स मिशन लाया गया था भारत में क्यों आया था? इसका क्या उद्देश्य था? तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ रहा था 1939 से, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा देने का वादा किया इस प्रस्ताव से कि द्वितीय विश्व युद्ध में जैसे इंग्लैंड जो है, क्या इंग्लैंड को डर था कि इस युद्ध में हम हार जाएंगे, इसलिए भारतीय सेना को सहयोग लेना आवश्यक है। तो इसी को देखते हुए यह एक जो है योजना लाया था, क्रिप्स मिशन की घोषणा किया। और उस क्रिप्स मिशन में बोला कि द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हो जाएगा तो हम जो है आपको डोमिनियन राज का दर्जा दे देंगे। क्या दे देंगे? डोमिनियन राज का दर्जा दे देंगे। और संविधान निर्मात्री सभा की स्थापना भी कर देंगे। संविधान निर्मात्री सभा की स्थापना भी करेंगे। तो ये इसका उद्देश्य था। ये प्रस्ताव लेकर के आया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में हमको सहयोग कीजिए और मैं ये चीज आपके लिए करूंगा। लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव को क्या किए? तो अस्वीकार कर दिया गया था। क्या? क्योंकि महात्मा गांधी जो है इससे क्या थे? परिचित थे। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जो है धोखा दिया था अंग्रेज ने, प्रथम विश्व युद्ध में कह करके धोखा दिया था। इसलिए बोले कि नहीं, अब तुम हमको फुसला नहीं सकते हो। इसलिए यह जो है क्या किया गया था? तो इसे वापस कर दिया गया था। और किसी तरह का सहयोग भी जो है भारत के द्वारा नहीं किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में। तो बात करें कि क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन की जो उद्देश्य था, उद्देश्य की अगर बात करें, उद्देश्य की, तो उद्देश्य इसका क्या था? भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा, डोमिनियन राज्य का दर्जा देना था। डोमिनियन राज्य का
दर्जा देना था, भारत को डोमिनियन राज का दर्जा तथा संविधान निर्मात्री सभा की स्थापना, संविधान निर्मात्री सभा की स्थापना, था, है ना। तो इसका उद्देश्य क्या था, तो भारत को डोमिनियन राज का दर्जा तथा संविधान निर्मात्री सभा की स्थापना करना किसका था उद्देश्य, तो ये क्रिप्स मिशन का, किसका था, क्रिप्स मिशन का। गांधी जी ने इस क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था, क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक है। यह जो क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किसने दिया था, तो ये दिए थे आपको महात्मा गांधी ने। किसने दिया था, महात्मा गांधी के द्वारा। और क्रिप्स प्रस्ताव 11 अप्रैल 1942 ईस्वी को वापस लौट गया था। 11 अप्रैल 1942 को, देखिए मार्च में आया था, मार्च 1942 में आया था और लौट गया आपको जाकर के 11 अप्रैल, मतलब पूरी एक महीना रहा। ये क्रिप्स मिशन की अगर बात करें तो ये जो है आपको यह 11 अप्रैल 1942 को, 1942 में क्या हुआ, तो लौट गया 11 अप्रैल 1942 को क्या हुआ, तो ये जो है मिशन था जो लौट गया। ठीक है, आगे चले अगला क्वेश्चन। तो रिवीजन एक बार कराते हैं। क्रिप्स मिशन की घोषणा कब हुई थी, मार्च 1942, 11 मार्च 1942 में। क्रिप्स मिशन की घोषणा के समय प्रधानमंत्री कौन थे, विंस्टन चर्चिल थे। उसकी घोषणा का नेतृत्व किसने किया था, स्टैफोर्ड क्रिप्स के सहयोग से हुआ था। किसके, स्टैफोर्ड क्रिप्स के। इसका उद्देश्य क्या था, तो भारत को डोमिनियन राज का दर्जा देना है और संविधान निर्मात्री सभा की स्थापना करना था। क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्या कहा था, तब पोस्ट डेटेड चेक कहा था। और ये जो लौट गया था 11 अप्रैल 1942 को, तो 11 मार्च को आया था और 11 अप्रैल को लौट गया था। ठीक है, अगला चलते हैं। करा दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, दिल्ली चलो, तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, क्या महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, मोहम्मद इकबाल ने। तो दिल्ली चलो का नारा जो दिए थे आपको सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। किसने दिया था, दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस ने। और ये जो वाक्य बोले थे कि दिल्ली चलो, ये 1944 ईस्वी में बोले थे। कब बोले थे, 1944 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय सेना के लिए। दिल्ली चलो का नारा, दिल्ली चलो का नारा 1944 ईस्वी में, 1944 ईस्वी में भारतीय सेना के लिए, किसके लिए दिया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय सेना के लिए दिया गया था। ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय सेना के लिए, सेना हेतु। तो यह जो है दिल्ली चलो का जो नारा दिया था, कब दिया गया था, तो 1944 में। कब दिया गया था, 1944 ईस्वी में दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। और किस लिए दिया था, तो भारतीय राष्ट्रीय सेना के लिए। किसके लिए, भारतीय राष्ट्रीय सेना के लिए। और किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी क्या दिए थे, करो या मरो, करो या मरो का नारा किसने दिया था, करो या मरो। तो ये जो है आपको कौन दिए थे, तो एमजी, है ना, महात्मा गांधी ने। किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। अगर बात करें रविंद्रनाथ टैगोर के, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन अधिनायक जय हो का नारा जो है किसने दिया था, का नारा की अगर बात करें तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
ये किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल ने। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा, अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, ये जो नारा दिए थे किसने? तो मोहम्मद इकबाल ने। किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। और एक क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, और लौटो। तो वेदों की अगर लौटो पूछे तो ये हो जाएंगे आपको दयानंद सरस्वती। क्या हो जाएंगे? दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। ठीक है, तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। जबकि महात्मा गांधी क्या कहते? तो करो या मरो, है ना, करो या मरो। किसने? महात्मा गांधी ने। और जन गण मन अधिनायक जय हो, ये जो है नारा किसने? तो RNT रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये आपको मोहम्मद इकबाल ने। और वेदों की ओर लौटे अगर पूछे तो दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। ठीक है, तो क्लास कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा जरूर। और अच्छा लग रहा है तो प्यारा सा एक कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए कि क्या लग रहा है, नहीं लग रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध, तो प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात करें तो कब हुआ था? 28 जुलाई 1914, 30 अगस्त 1914, 15 अगस्त 1918, नवंबर 1917। तो बताइए प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो ये हुआ था आपको 28 जुलाई 1914 को, 28 जुलाई 1914 को। क्यों हुआ था? इसका तत्कालीन कारण क्या था प्रथम विश्व युद्ध का? तो इसका जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी फर्डिनेंड एवं उसकी पत्नी की हत्या था। इसका जो कारण था, तत्कालीन कारण की अगर बात करें, तत्कालीन तात्कालिक कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड एवं उसकी पत्नी, उसकी पत्नी की हत्या था। तो ये इसका तत्कालीन कारण क्या था? तो क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड और उसकी पत्नी की हत्या हुई थी। ये प्रथम विश्व युद्ध का क्या बना? तत्कालीन कारण बना। प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात करें तो ये दो गुटों में बट गया था। प्रथम विश्व युद्ध कितने गुटों में बट गया था? प्रथम विश्व युद्ध यह जो है कितने गुटों में बट गया था? तो दो गुटों में। पहला की अगर बात करें तो मित्र राष्ट्र था। कौन था? मित्र राष्ट्र। और द्वितीय की अगर बात करें तो द्वितीय जो है आपका क्या था? धुरी राष्ट्र, धुरी राष्ट्र था, धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र ये दोनों मिलकर के जो है प्रथम युद्ध को अंजाम दिए थे। और मित्र राष्ट्र की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन सा देश थे? तो मित्र राष्ट्र में आपको था फ्रांस था, ब्रिटेन था, रूस था, जापान था। इसमें अगर बात करें तो फ्रांस था, रूस था, ब्रिटेन था, और कौन था? तो आपको जापान था, जापान। ठीक है, और अगर वहीं पर धुरी राष्ट्र की अगर बात करें तो धुरी राष्ट्र में कौन कौन था? तो धुरी राष्ट्र की अगर बात करें तो जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, हंगरी था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी तथा कौन था? इटली था। तो ये हो गया धुरी राष्ट्र वाला। तो एक नजर आपको याद रखना है कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन था? फ्रांस था, रूस था, ब्रिटेन था और जापान था। जबकि धुरी राष्ट्र की अगर बात करें तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली था। तो ये एक नजर आपको ध्यान में रखना है कि दो गोटों में मिलकर के बना था। एक क्वेश्चन पूछता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो उसमें अमेरिका के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वुडरो विल्सन थे। कौन थे? वुडरो विल्सन। और वुडरो विल्सन जब उस समय अमेरिका के प्रधानमंत्री थे तो उस समय जब युद्ध शुरू हुआ था तो 4 अगस्त 1914 को, 4 अगस्त 1914 को उसने मीडिएटर का काम किया था, तटस्थता की घोषणा किया था। क्या था? तटस्थता की घोषणा किया था कि युद्ध वगैरह नहीं करो। ठीक है, तो 4 अगस्त 1914 में, 4 अगस्त 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय अगर बात करें
तो अमेरिका के प्रधानमंत्री, अमेरिका के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कौन थे? वुडरो विल्सन, वुडरो विल्सन, वुडरो विल्सन। अमेरिका के प्रधानमंत्री वुडरो विल्सन ने 4 अगस्त 1914 को क्या किया था? तो तटस्थता किया था, तटस्था है ना, तटस्थता किया था। क्या किया था? तटस्थता किया था। मतलब समझाने की कोशिश किया गया था किसके बारे में? मित्र और धुरी को, दोनों को, मित्र और धुरी को। लेकिन ये लोग जो है मानने के लिए तैयार नहीं था। तो अमेरिका भी जो है 11 नवंबर 1918 ईस्वी को, सॉरी, अमेरिका जो है 6 अप्रैल 1917 को, अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को मित्र राष्ट्रों की तरफ से शामिल हो गया। अगर नहीं माना तो अमेरिका जो मित्र राष्ट्र की तरफ से अमेरिका युद्ध में कब शामिल हो गया? तो अमेरिका युद्ध में मित्र राष्ट्र की तरफ से, मित्र राष्ट्र के तरफ से, राष्ट्र के तरफ से कब शामिल हो गया? तो 1917 में, 6 अप्रैल 1917 को शामिल हो गया। ठीक है। तो ये सब बातें जो है आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सारा क्वेश्चन ये सब पूछने वाला है। ठीक है। और अंतोगतवा 11 नवंबर 1918 ईस्वी को जर्मनी ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। तो क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने आत्मसमर्पण कब किया था? तो 11 नवंबर 1918 को, 11 नवंबर 1918 को। यहां पर लिखते हैं प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने, किसने? जर्मनी ने 11 नवंबर 1918 को क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है। तो 11 प्रथम विश्व युद्ध की, तो इसकी समाप्ति हो गई 11 नवंबर 1918 को। 11 नवंबर 1918 को जब जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया, तो इसकी समाप्ति कब हो गई? इसकी समाप्ति हो गई आपको 11 नवंबर को ही, 11 नवंबर 1918 को, 11 नवंबर 1918 ईस्वी को, 1918 ईस्वी को। इसके बाद क्या हुआ? तो एक वर्साई की संधि हुई, है ना। संधि तो होना आवश्यक है। तो क्या हुआ? वर्साई की संधि हुई, वर्साई की संधि। और इस वर्साई की संधि पर जो है जर्मनी ने क्या किया? हस्ताक्षर किया। तो कब हुआ था वर्साई की संधि? 28 जून 1919 को। वर्साई की संधि की बात करें तो 28 जून 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। ठीक है। तो ये था पूरा आपको प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कारण निम्न में से कौन सी नागरिक अधिकार विदेशियों को उपलब्ध नहीं है? करा ऐसा कौन सा अधिकार है जो विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है? तो 19 है, 25 है, 24 है या 21 है? बताइए। तो कौन सा जो है उपलब्ध नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको 19। क्या हो जाएगा? 19। अगर बात करें इसके अलावा और भी अनुच्छेद है, जैसे कि 15 है, 16 है, 19 है, 29 है। ये सभी जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, ये भारत के अलावा विदेशियों को प्राप्त नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसे है? तो भारत को प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद कितना? तो 15 है गया, आपको 16 हो जाएगा, 19 हो जाएगा और 29 हो जाएगा। ये चारों जो अधिकार है आपको, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए क्या है? तो अधिकृत है। 15, 16, 19 और 29 भारतीय के लिए क्या है? तो अधिकृत है। किसके लिए है? तो भारतीय के लिए अधिकृत है। तो इसी में से पूछा था किसके बारे में? तो 19 के बारे में। तो ये 19 आ गया।
अब बात करें 15 में, अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 15 में, तो अनुच्छेद 15 की अगर बात करें तो इसमें क्या है, 15 में जो है रंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है ना, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। अगर बात करें अनुच्छेद 16 की, अनुच्छेद 16 की, तो 16 में क्या है, लोक नियोजन में समानता है, लोक नियोजन में समानता, लोक नियोजन में समानता है, लोक नियोजन में समानता मतलब नौकरी पेशा में आपसे जो है कोई भी जो है इधर उधर नहीं करेगा, काला गोरा पर जो है ध्यान नहीं देगा। अगर बात करें 17 के, तो अनुच्छेद 17, सॉरी 17 थोड़ी 19 है, कितना है 19 है, तो 19 में जो है आपको क्या है, बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है। और अगर बात करें 29 में, तो 29 में जो है आपको धार्मिक भाषाओं के संस्थान का अधिकार है। 29 की अगर बात करें, अनुच्छेद 29, तो 29 में है धार्मिक भाषाओं है ना, धार्मिक भाषाओं में शिक्षण संस्थान में शिक्षण पाने का अधिकार है, शिक्षण पाने का अधिकार है, अधिकार है। तो क्या है आपको, तो एक बार चारों आप लोग याद करिएगा। सबसे पहले कौन सी नागरिक अधिकार विदेशियों को उपलब्ध नहीं है, तो 19, चारों को याद रखना है कि विदेशियों को कौन कौन नहीं प्राप्त है, तो 15, 16, 19, 29 ऐसे याद रखिएगा, 15, 16, 19, 29, 15, 16, 19, 29। 15 की बात करें तो रंग के आधार पर भेदभाव नहीं करिएगा। 16 की बात करें तो लोक नियोजन में समानता मतलब नौकरी पेशा में समानता मिलेगी, ऐसा नहीं है कि कोई गोरा है तो उसको ले लिया, काला है तो नहीं लिया। अनुच्छेद 19 की अगर बात करें तो बोलने की स्वतंत्रता हो जाएगी, और 29 की अगर बात करें तो 29 में जो है धार्मिक भाषाओं में शिक्षण पाने का अधिकार है, धार्मिक भाषाओं में शिक्षण पाने का क्या है, तो अधिकार है, ये अनुच्छेद 29 में है, ठीक है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, तो क्या कैल्शियम कार्बोनेट है, या मर्क्यूरिक सल्फाइड है, या पोटेशियम नाइट्रेट है, या तो फिर सोडियम क्लोराइड है, बताइए कौन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको मर्क्यूरिक सल्फाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड किसका रासायनिक नाम है, तो सिंदूर का। सिंदूर का अगर रासायनिक नाम को अगर डिनोट करने की बात करें तो इसको जो है HGS से, है ना, HGS से इसको डिनोट किया जाता है। और सिंदूर के बारे में, सिंदूर जो है क्या है, तो जल में आघुलनशील है, सिंदूर क्या है, सिंदूर जल में आघुलनशील है, आघुलनशील है, क्या है, तो आघुलनशील है। देखते हैं सिंदूर जब पानी में डालते हैं तो ऊपर ऊपर आ जाता है, तो क्या हो गया, आघुलनशील मतलब उसमें घुलता नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कह रहा कि सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है, कह रहा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत जो है प्राप्त होता है, कितना प्रतिशत, तो क्या 34% होता है, 17%, 42%, 51%, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 51%, क्या हो जाएगा, 51%। अगर बात करें सौर ऊर्जा की, तो हमारा विश्व के सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क अगर पूछे तो कौन है, राजस्थान के भादला गांव में, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विश्व के सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जो पार्क है, उद्यान पार्क है, उसका क्या नाम है, तो राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में। कहाँ मिलेगी, तो आपको राजस्थान में, राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान के कहाँ, तो भादला गांव में, भादला गांव में। कहाँ है, तो भादला गांव में, आपको राजस्थान के भादला गांव में। इस
सौर ऊर्जा का नामकरण जो हुआ है, इसका नाम ही भादला सोलर पार्क है। इसका नाम क्या है? तो कभी पूछे कि भादला सोलर पार्क कहाँ है, तो राजस्थान में है। इसका जो नाम है, नाम की अगर बात करें तो भादला सोलर पार्क है। क्या है? भादला सोलर पार्क है इसका नाम। किसका? तो सौर ऊर्जा पार्क का। अगर बात करें इंटरनेशनल सौर संगठन का मुख्यालय की, तो इंटरनेशनल सौर संगठन का मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। इंटरनेशनल सौर संगठन, इंटरनेशनल सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा के आपको गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में इंटरनेशनल सौर संगठन का मुख्यालय है। और भारत विश्व में अगर देखा जाए सौर ऊर्जा में, तो भारत विश्व में कैमा नंबर पर है? तो 5वां नंबर पर है। सौर ऊर्जा में भारत क्या है? सौर ऊर्जा में भारत की अगर बात करें तो भारत का नंबर कितना है? 5वां स्थान है। 5वां स्थान है। कितना स्थान है? तो 5वां स्थान है। तो ये सारा जो है क्वेश्चन आपको बन सकता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम तेल परिसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? बरौनी, डिगबोई, विशाखापट्टनम या मुंबई? बताइए। प्रथम तेल परिसंस्करण की जो स्थापना हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपको डिगबोई में। कहाँ हुआ था? डिगबोई में। डिगबोई असम में स्थित है और इसकी स्थापना हुआ था 1901 ईस्वी में। डिगबोई कहाँ है? तो ये जो है आपको असम में है। असम में है। और इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो है कब हुआ था? 1901 में, 1901 में हुआ था। 1901 में हुआ था। और ये किसके अधीन आता है? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईओसी के अधीन आता है। ये जो है किसके अधीन आता है? अधीन की अगर बात करें तो अधीन आता है आपको आईओसी के अधीन आता है। किसके अधीन आता है? आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। और अगर पूछे कि भारत का सबसे बड़ा रिफाइनरी कौन है? भारत के सबसे बड़ा रिफाइनरी तो जामनगर है। जामनगर कहाँ है? गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा रिफाइनरी तो कहाँ है? जामनगर है। क्या है? जामनगर है। और ये कहाँ पड़ता है? आपको गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो भारत के सबसे बड़ा रिफाइनरी कौन है? जामनगर है। और प्रथम तेल कुआं जो खोदा गया था वो कहाँ खोजा गया था? तो अमेरिका में। प्रथम तेल कुआं जो मिला था आपको कहाँ मिला था? प्रथम तेल कुआं विश्व में प्रथम तेल कुआं की अगर बात करें तो ये मिला था आपको अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका में प्रथम तेल कुआं कहाँ मिला था? अमेरिका में। और डिगबोई तेल शोधक जो कि है आपको एशिया के प्रथम रिफाइनरी है। डिगबोई क्या है? तो एशिया में प्रथम है। एशिया में प्रथम है। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो आपको 1901 ईस्वी में। कब हुआ था? 1901 लिखा गया, 1 में। 1901 ईस्वी में कब हुआ था? तो 1901 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था डिगबोई तेल शोधक कारखाना का। अगला चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एड्स किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, रक्त कैंसर से या ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया से? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ह्यूमन टी सेल के ल्यूकेमिया से। ह्यूमन टी सेल के ल्यूकेमिया से। इसका परीक्षण की अगर बात करें, एड्स का परीक्षण जो कहलाता है आपको AIDS। एड्स का जो परीक्षण होता है का परीक्षण कौन सी परीक्षण होता है? तो इसमें एलिसा टेस्ट होता है। एलिसा परीक्षण के नाम से जाना जाता है। एलिसा परीक्षण। एड्स का परीक्षण किसके द्वारा? तो एलिसा परीक्षण के लिए। एड्स जो है एक यौन जनित रोग है। क्या है? एड्स क्या है? यौन जनित रोग है।
यौन जनित रोग है, जनित रोग है, यौन क्या है तो जनित रोग है, ठीक है। और इसकी प्रमुख दवा जो होता है जीवोड्यूजिन, जीवोड्यूजिन इसकी प्रमुख दवा की अगर बात करें तो जीमोड्यूजिन, जीमोड्यूजिन, जीमोड्यूजिन होता है। अगर एड्स हुआ है तो इसकी जो प्रमुख दवा है जीमोड्यूजिन, तो एड्स ना हो इसके लिए आप लोग भी सतर्क रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा लाल प्रकाश नीले प्रकाश से भिन्न होता है, कैसे भिन्न होती है लाल प्रकाश नीले प्रकाश से? तो क्या वेग में, आवृत्ति में, तीव्रता में या आयाम में? तो इसकी जो लाल प्रकाश नीले प्रकाश से जो भिन्न होती है वो फ्रीक्वेंसी में होती है। किसमें होती है? आवृत्ति में। किसमें होती है? तो आवृत्ति में। लाल प्रकाश नीले प्रकाश से भिन्न होती है किसके कारण? तो आवृत्ति के कारण। किसके कारण? आवृत्ति के कारण। लाल प्रकाश की आवृत्ति होती है 4.29 हर्ट्ज और नीले प्रकाश की आवृत्ति होती है 6.66 हर्ट्ज, है ना। लाल प्रकाश की कितना है? लाल प्रकाश की जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति वो कितना होता है? 4.69 4.69 होती है। और वहीं पर अगर नीला की बात करें, नीले प्रकाश की आवृत्ति की अगर बात करें तो ये होता है आपको 6.66 हर्ट्ज। क्या आती है? हर्ट्ज, ठीक है। तो लाल प्रकाश की अगर आवृत्ति पूछे तो 4.69 है और नीले की कितना है? तो 6.66 है, 4.29 हो जाएगा, 4.29 4.29 हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर देख लीजिए दोनों में अंतर है कि नहीं। तो इसी तो क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल प्रकाश नीले प्रकाश से भिन्न होती है, तो भिन्न कहाँ से हो रही है? तो उसके फ्रीक्वेंसी से हो रही है, आवृत्ति से। तो ये आवृत्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर तरंगदैर्घ्य पूछे, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य काफी ज्यादा होता है, तरंगदैर्घ्य मतलब फैलाव जो होता है, और नीले का जो है आपका कम होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य पूछ सकता है 7800 एंगस्ट्रम होता है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 7800 एंगस्ट्रम होता है। और वहीं पर अगर नीला प्रकाश की बात करें तो 4500 होता है। कितना होता है? नीले प्रकाश की कितना होता है? तो आपको ये 4500 होता है। कितना होता है? 4500 एंगस्ट्रम होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगर तरंगदैर्घ्य पूछे लाल की तो 7800 एंगस्ट्रम, और नीले प्रकाश की पूछे तो 4500, और वही अगर आवृत्ति में पूछे तो 4.29, और नीले की बात करें तो 6.66 हर्ट्ज होता है। अगला क्वेश्चन चलें। करा आइसोटोन कहलाते हैं, आइसोटोन किसको कहते हैं बताइए। तो आइसोटोन की अगर बात करें तो क्या है? प्रोटॉन की समान संख्या, न्यूक्लियन की समान संख्या, न्यूट्रॉन की समान संख्या, इलेक्ट्रॉन की समान संख्या। तो बताइए किसका है आइसोटोन जो कहलाते हैं, या किसका है? तो न्यूट्रॉन की समान संख्या को क्या कहते हैं? आइसोटोन। पूरी बातें मैं बताता हूं। जैसे परमाणु संख्या जिसमें भिन्न भिन्न होती है और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है तो आइसोटोन कहलाती है। आइसोटोन परमाणु संख्या भिन्न, परमाणु संख्या भिन्न, परमाणु संख्या भिन्न, परमाणु संख्या भिन्न होती है, भिन्न, और प्रोटॉन की संख्या, सॉरी, न्यूट्रॉन की संख्या समान, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। तो ऐसे में क्या होता है? आइसोटोन कहलाता है। क्या कहलाता है? आइसोटोन कहलाता है, आइसोटोन। तो करा परमाणु संख्या भिन्न और न्यूट्रॉन की संख्या समान हो तो क्या कहलाता है? आइसोटोन। अगर बात करें समस्थानिक के तो समस्थानिक में क्या होता है? उसमें परमाणु क्रमांक जो है समान हो, परंतु द्रव्यमान जो है, परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। परमाणु संख्या समान हो,
परमाणु संख्या समान हो तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो ऐसे में क्या कहलाएगा, आपको समस्थानिक कहलाएगा। समस्थानिक वाला ज्यादा पूछता है, ठीक है। समस्थानिक कहलाता है, क्या कहलाता है, समस्थानिक। तो परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो उसे समस्थानिक कहते हैं। और एक होता है संभारिक, तो जिसका द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न हो तो संभारिक कहलाता है। द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न हो तथा परमाणु संख्या समान हो तो ऐसे में क्या कहलाता है, संभारिक कहलाता है। क्या कहलाता है, संभारिक। क्या कहलाता है, संभारिक कहलाता है। जिनका द्रव्यमान संख्या समान हो और परमाणु संख्या भिन्न हो वो क्या कहलाते हैं, संभारिक कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कर सबसे हल्की धातु कौन है। सबसे हल्की धातु यहाँ पर पूछी जा रही है। तो सबसे हल्की धातु कौन है, लिथियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है। लिथियम। तो सबसे हल्की जो धातु है यही है लिथियम। लिथियम क्या है, सबसे हल्की धातु है। लिथियम की परमाणु संख्या की बात करें तो इसकी जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या कितनी होती है, तो परमाणु संख्या इसका आपको 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। परमाणु संख्या 3 होता है। और लिथियम अगर ब्लॉक पूछे कि कौन सा ब्लॉक का है तो एस ब्लॉक का है, और वर्ग पूछे तो प्रथम वर्ग का। लिथियम जो है, लिथियम एस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का तथा प्रथम वर्ग का धातु है। क्या है, तो प्रथम वर्ग का धातु है। तो पूछ सकता है क्योंकि लिथियम क्या है, सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्की धातु है। और लिथियम की बात करें तो ये कौन सा ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का है। और वर्ग कितना है, तो ये आपको प्रथम वर्ग है। वर्ग कितना है, प्रथम वर्ग है। ठीक है। सबसे महंगी धातु अगर पूछे तो रेडियम हो जाएगा। सबसे महंगी धातु, सबसे महंगी धातु क्या हो जाएगा, तो आपको रेडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेडियम। सबसे महंगी धातु की अगर बात करें तो रेडियम हो जाएगी। सबसे जहरीली धातु लेड होता है। सबसे जहरीली धातु की अगर बात करें तो क्या होता है, लेड होता है। लेड के साथ और क्या होता है, तो मरकरी होता है, आर्सेनिक होता है। मरकरी, आर्सेनिक होता है। और क्या होता है, लेड, मरकरी, आर्सेनिक और कैडमियम होता है। तो ये सब जो है आपको क्या है, जहरीली धातु है। और सबसे अधिक घनत्व वाला धातु पूछे तो क्या हो जाएगा, बताइए, कमेंट कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम वर्ष में लागू हुआ। कब लागू हुआ, 80 में, इसको 82 कर लीजिए, 1982 में, 1974, 1976। तो बताइए कब हुआ था, तो इसकी जो स्थापना हुआ था 1974 में। 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम लागू हुआ था। जल प्रदूषण मतलब जल को जो प्रदूषित किया जाता है, और उसका निवारण मतलब कोई चीज दिक्कत है जल में तो उसका निवारण करने का जो अधिनियम हुआ है, कब लागू हुआ था, तो 1974 में। जल की गुणवत्ता को अगर बात किया जाए तब बीओडी से मापा जाता है। क्या मापा जाता है, जल की गुणवत्ता बीओडी से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, बीओडी से। तो बीओडी अगर जल में अधिक है, बीओडी
बीओडी अगर जल में क्या है, अधिक है, तो क्या होगा, तो जल प्रदूषित होगा, जल प्रदूषित होगा। और कम है तो क्या हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, कम होगा तो स्वच्छ होगा। बीओडी क्या है, तो बीओडी का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, बायोकेमिकल। बीओडी का फुल फॉर्म अगर पूछे तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन और डिमांड होता है। क्या होता है, डिमांड, इसका फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है। और जल की अगर हिमांक की बात करें तो हिमांक मतलब जैसे कि जल कितना डिग्री पर जो है जमता है, तो जल का हिमांक अगर बोले जाए, जल का हिमांक कितना डिग्री होता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर पूछे जल का क्वथनांक के बारे में, जल का क्वथनांक, तो जल का क्वथनांक मतलब क्या हुआ है, तो जल कितने डिग्री पर उबलता है, तो 100 डिग्री पर, 100 डिग्री हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जल की मानक को जो तय किया था वो 1971 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरित विकास के लेखक कौन है, एजी ब्रेडशॉ ने, एमजी निकोलसन ने, आरएच व्हिटकर ने, या डब्ल्यू एडम्स ने। बताइए हरित विकास के लेखक कौन है। तो हरित विकास के लेखक की अगर बात करें तो इसका लेखक कौन हो जाएगा, बताइए। इसका जो लेखक हो जाएगा आपको डब्ल्यू एडम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एडम्स। हरित विकास के लेखक कौन है, डब्ल्यू एडम्स। हरित क्रांति की बात हो रही है तो हरित विकास किसने लिखा है, डब्ल्यू एडम्स ने। और हरित क्रांति की जनक किसको कहते हैं, एम एस स्वामीनाथन में को किसको कहते हैं, हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक किसको कहते हैं, हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को, एम एस स्वामीनाथन को। और ये जो हरित क्रांति हुआ था कब हुआ था, 1966 से 67 थे, यानी 1966 से 67 के बीच में हरित क्रांति आया था। और ये किस फसल में आया था, तो गेहूं में। किस में आया था, गेहूं में। कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्णन किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 150, 148, 152, 155। बताइए नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो वर्णन है वह किस में है, तो यह आपको 148 में। इसी को जो है कंप्ट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल कहते हैं, CAG। क्या कहलाता है, CAG। अगर संविधान के भाग पूछे तो भाग में जो है संविधान के 5वें भाग में है ना, 5वें भाग में तथा अनुच्छेद की अगर बात करें तो 348 से 351, 348 से 351 के बीच वर्णन है। किसका, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष और 65 वर्ष होता है। इसकी कार्यकाल की अगर बात करें, कैग का कार्यकाल की अगर बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो। ठीक है। और इसे हटाने की जो प्रक्रिया है, कैग को हटाने की जो प्रक्रिया है, बिल्कुल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है, तो उसी प्रकार से जो है आपको कैग के, है ना, कैग को भी हटाया जाएगा। इसका कार्य क्या है कैग का, तो वित्तीय लेखा जोखा करना,
इसके अगर कार्य की बात करें तो इसका जो कार्य हो जाएगा वित्तीय लेखा जोखा करना। क्या है? वित्तीय लेखा जोखा करना। ठीक है, तो वित्तीय लेखा जोखा करना आपको किसका का है? तो आपको ये कैग का कार्य है। ठीक है, आगे चले। कर संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय का गठन किया जाना है? 414, 214, 210 या 242? बताइए किसके अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय का गठन किया जाना है? तो ये हो जाएगा आपको 214, 224, 214 में, 214 में, पर 214 में प्रत्येक राज्य में एक क्या होगा? तो हाई कोर्ट होगा। क्या होगा? हाई कोर्ट होगा। लेकिन अगर संसद चाहे तो एक से अधिक राज्यों में एक हाई कोर्ट का निर्धारण कर सकता है, संसद कानून बना करके। तो संसद जो कानून बनाता है वह 231 के तहत, किसके तहत? 231 के तहत। संसद अनुच्छेद 231 के तहत कानून बनाकर संसद अनुच्छेद 231 के तहत कानून बनाकर हाईकोर्ट को एक राज्य से अधिक राज्य में कार्य संचालन के लिए अधिकृत कर सकता है। संचालन हेतु अधिकृत कर सकता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि 231 कौन सा अनुच्छेद है? 231 के तहत संसद कानून बना देगा और कहेगा कि ये जो हाईकोर्ट है ये एक से अधिक राज्यों का क्या करेगा? तो संचालन करेगा। वर्तमान में देखा जाए तो कई वो हाईकोर्ट है? वर्तमान में जो है कुल कितना हाईकोर्ट है? वर्तमान में हाईकोर्ट की अगर बात करें तो टोटल आपको 25 है। कितना है? 25 में है। अच्छा, हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की जो संख्या होती है, हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण जो है संविधान में नहीं किया गया है। तो इसका जो है किसके पास कमान रहता है? हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण अगर देखा जाए, निर्धारण कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय जो है इसका निर्धारण करते हैं कि कौन से हाईकोर्ट में कितना न्यायाधीश रहेगा, उसे बढ़ाना है या घटाना है। और सबसे कम न्यायाधीश मेघालय में है। ठीक है, मात्र 3 गो। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? 281, 280, 285, 290? बताइए वित्त आयोग का जो गठन है वह किस अनुच्छेद में है? तो ये आपको हो जाएगा 280 में। 280 में वित्त आयोग का गठन है। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 साल पर किया जाता है। प्रत्येक 5 साल पर वित्त आयोग का गठन अगर देखा जाए तो 5 साल में कितना साल में? वित्त आयोग का गठन 5 साल में राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कितने साल में किया जाता है वित्त आयोग का गठन? तो 5 साल में। किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग के जो कार्य हैं, जैसे केंद्र एवं राज्यों के बीच में जो करों का बंटवारा होता है, इसका जो कार्य की अगर बात करें तो केंद्र व राज्य के बीच में करों का बंटवारा होता है। ठीक है, तो कार्य जो है केंद्र और राज्य के बीच में करों का बंटवारा होता है, या तो फिर वित्तीय संबंधित जो कार्य है जो राष्ट्रपति महोदय दे उसको करेगा, या तो फिर
वित्तीय संबंधी कार्य, वित्तीय संबंधी कार्य जो राष्ट्रपति महोदय दे दे। ठीक है, तो ये सब जो है इसको कार्य करना है। अगला क्वेश्चन, कर संविधान संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है किस भाग में? 19 में, 18 में, 20 में है, 15 में, बताइए किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? तो ये जो प्रक्रिया है आपको भाग 20 में है। किसमें है? भाग 20 में है। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है और किसमें है? तो 20 में है। भारत में अगर बात करें संशोधन की प्रक्रिया तो 3 तरह से किया जाता है ना। संशोधन की प्रक्रिया जो संसद में किया जाता है वह 3 प्रकार से। कौन कौन? तो साधारण बहुमत से, 2/3 बहुमत से। कैसे कैसे किया जाता है? तो संशोधन की प्रक्रिया किससे होती है? संशोधन की प्रक्रिया की अगर बात करें तो संशोधन की प्रक्रिया जो है 3 स्तर से होती है। पहले साधारण बहुमत से, बहुमत से, और अगर बात करें तो 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से, और आपको साधारण बहुमत से, और तीसरा अगर बात करें तो 2/3 बहुमत तथा राज्य के विधानमंडल के स्वीकृति पर। 2/3 बहुमत एवं राज्य के विधानमंडल की स्वीकृति पर। तो ये सभी है ना, ये तीनों के कारण है ना, तीनों के माध्यम से संशोधन की प्रक्रिया किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, कर भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम आकलन किसने लगाया था? आकलन है, आगमन नहीं, आकलन जो है किसने लगाया था? मतलब किसने पता लगाया था भारत के प्रथम राष्ट्रीय इनकम का, आय का? तो नेहरू जी ने, दादा भाई नौरोजी ने, लाला लाजपत राय या बिपिन चंद्र पाल। तो किसके द्वारा किया गया था? ये जो किया गया था आपको दादा भाई नौरोजी को। इन्हें अगर बात करें तो इन्हें बायोवृद्ध पुरुष कहते हैं, इन्हें बायोवृद्ध पुरुष कहते हैं। क्या कहलाता है? बायोवृद्ध पुरुष कहलाता है। कौन? तो दादा भाई नौरोजी। इन्होंने सबसे पहले भारत के राष्ट्रीय आय का पता लगाया था। उनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, है ना, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश। इनके द्वारा जो पुस्तक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। और इसी बुक में है ना, इसी पुस्तक में, ये क्या है? पुस्तक है। इसी पुस्तक में क्या किए थे? तो राष्ट्रीय आय का पता लगाए थे। राष्ट्रीय आय का चर्चा किए थे। राष्ट्रीय आय का चर्चा किए थे किस बुक में? तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। राष्ट्रीय आय समिति का फिर गठन हुआ। राष्ट्रीय आय समिति का गठन, तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो हुआ था, राष्ट्रीय आय समिति का गठन की अगर बात करें तो इसका जो गठन हुआ था आपको पीसी महालनोबिस के, इसका जो गठन हुआ था आपको पीसी महालनोबिस के द्वारा। पीसी महालनोबिस द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो पीसी महालनोबिस द्वारा राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाया जाता है वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। राष्ट्रीय आय का अनुमान अगर पूछे किससे लगाते हैं अनुमान, तो सीएसओ के द्वारा। किसके द्वारा? सीएसओ, इसी को कहते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। किसके द्वारा? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा
राष्ट्रीय आय का पता लगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, करा राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? 51, 52, 55, 56, बताइए। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद एक कैसी संस्था है? राष्ट्रीय विकास परिषद एक कैसी संस्था है, यह भी पूछता है क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, विकास परिषद की अगर बात करें तो यह जो है कैसी है? गैर संवैधानिक है। कैसी है? गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक संस्था का मतलब हुआ कि इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद की इसकी स्थापना किया गया था सरकार के द्वारा। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना आखिर क्यों किया गया, इसका क्या कारण हुआ? तो इस राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना हुआ था, इसकी स्थापना की बात करें तो योजना आयोग के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, लक्ष्य को पूरा करने हेतु, जैसे योजना आयोग ने रखा कि चलो इस जो है 5 वर्ष में क्या करना है, तो गरीबों को दूर भगाना है। अब गरीबों को दूर भगाने के लिए उसको क्या करेगा, तो ये प्रयास करते रहेगा राष्ट्रीय विकास परिषद, चाहे उस क्षेत्र में जो भी प्रयास हो। ठीक है, अगर राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें तो इसमें जो है सदस्य रहते हैं, केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य रहते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री रहते हैं। कौन कौन रहते हैं? इसका सदस्य की अगर बात करें तो मंत्री है ना, केंद्रीय मंत्री रहते हैं, केंद्रीय मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद, और राज्यों के मुख्यमंत्री रहते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री रहते हैं। और अगर बात करें राज्यों के मुख्यमंत्री के अलावा तो राज्यपाल है ना, सॉरी, केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासक रहते हैं, प्रशासक। तो ये तीनों जो है इसके सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को कब प्रारंभ किया गया था, जिसको मिड डे मील कहते हैं? मिड डे मील, तो मिड डे मील मतलब मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को कब शुरुआत किया गया था? 15 अगस्त 1996, 15 अगस्त 95, 20 जुलाई 1920, 13 अक्टूबर 1930। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 में। कब हुआ था? 15 अगस्त 1995 ईस्वी में। और 95 में तो इसकी स्थापना हुआ था मध्याह्न भोजन में, लेकिन इसको सभी ब्लॉकों में, इसे सभी ब्लॉकों में 97, 98 में जारी कर दिया गया था। मध्याह्न भोजन की जो प्रक्रिया है, मध्याह्न भोजन को 1997 से 98 के बीच में सभी ब्लॉकों में लागू कर दिया गया था। सभी ब्लॉक में क्या कर दिया था? तो लागू कर दिया था, लागू हो गया था। अच्छा, इसमें जो भोजन बनता है उसको खाता कौन है? तो 1 से 8 क्लास के बच्चों का है ना। मध्याह्न भोजन में इसमें 1 से 8 कक्षा के बच्चों के लिए, बच्चों हेतु भोजन पकाने की जो कार्य किया जाता है, तो किसमें? 1 से 8 तक के बच्चों को लिए। अगला क्वेश्चन, अब देखिए ये करंट अफेयर्स का सीरीज है, तो करंट अफेयर्स आ गया है। अब आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा करंट अफेयर्स, क्योंकि बहुत ही जरूरी है। वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? भारत के अटॉर्नी जनरल तो आर वेंकट रमनी है, आर हरि कुमार है, मनोज पांडे हैं, या अनिल चौहान है? बताइए कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आर वेंकट रमनी है, आर वेंकट रमनी। आर हरि कुमार की बात करें तो ये नेवी के हैं, है ना। ये क्या है? तो नेवी के चीफ हैं, नेवी चीफ हैं।
मनोज पांडे की अगर बात करें तो आर्मी चीफ है, ये आर्मी चीफ है। और अनिल चौहान की अगर बात करें तो ये क्या है, सीडीएस है, सीडीएस चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। तो चीफ डिफेंस स्टाफ कौन है, अनिल चौहान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा, भारत के सहकारिता मंत्री कौन है, बताइए भारत के सहकारिता मंत्री कौन है। तो राजनाथ सिंह है, अमित शाह है, पशुपति पारस है, या स्मृति ईरानी है, बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, अमित शाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमित शाह। सहकारिता मंत्री के अलावा जो है ये गृह मंत्री भी है, ये क्या है, तो गृह मंत्री भी है, गृह मंत्री भी है। गृह मंत्री कौन है, अमित शाह है। अगर राजनाथ सिंह की बात करें तो ये जो है रक्षा मंत्री है, क्या है, रक्षा मंत्री है। राजनाथ सिंह क्या है, रक्षा मंत्री है। पशुपति पारस की अगर बात करें तो ये क्या है, फूड, पशुपति पारस क्या है, तो फूड प्रोसेसिंग। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं, केंद्रीय खाद्य मंत्री, केंद्रीय खाद्य मंत्री हैं। स्मृति ईरानी की बात करें तो ये जो है आपको महिला एवं बाल विकास मंत्री है, महिला एवं बाल विकास मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, तो स्मृति ईरानी है। इसी तरह से धीरे धीरे आपको सभी याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करा झारखंड का राज्यपाल कौन है। डॉक्टर सीवी रमन बोस है, सीपी राधाकृष्णन है, आनंदीबेन पटेल है, विनय कुमार सक्सेना है, बताइए कौन है झारखंड के राज्यपाल। तो झारखंड के राज्यपाल की अगर बात करें तो ये आपको सीपी राधाकृष्णन है। कौन है, सीपी राधाकृष्णन। आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल हैं ये कहाँ के हैं, तो यूपी के हैं, यूपी के राज्यपाल हैं। और विनय कुमार सक्सेना की बात करें तो ये जो है आपको दिल्ली के हैं, कहाँ के हैं, दिल्ली के हैं। और बात करें अगर डॉक्टर सीवी रमन बोस के, तब बोस लग गया तो पश्चिम बंगाल के हैं, कहाँ है, पश्चिम बंगाल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा, संयुक्त होगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी अध्यक्ष कौन है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जिसमें 15 सदस्य होता है, कितना होता है, 15 सदस्य होता है, जिसमें से 5 वो अस्थायी रहता है। अस्थायी में कौन कौन है, तो आपको ब्रिटेन है, भारत है, सॉरी भारत नहीं है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, रूस है, चाइना है और फ्रांस है। तो ये पांचों जो है आपको अस्थायी देश है। लेकिन पूछ रहा है कि सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी अध्यक्ष कौन कौन है। तो क्या साउथ कोरिया और गुयाना है, अल्जीरिया और सियरा लियोन है, या स्लोवेनिया है, या तो फिर ये सभी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। ठीक है, तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में ये सभी देश है, सभी पांचों देश। ठीक है, इसको याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुआ था, किसकी, तो यूएनओ की, संयुक्त राष्ट्र संघ की, संयुक्त राष्ट्र संघ की। ठीक है, आगे चले, अगला क्वेश्चन करा, भारत में अंतरराष्ट्रीय टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला जाएगा। तो नई दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में, कोलकाता में। तो कहाँ खोला जाएगा, ये नई दिल्ली में। कहाँ, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन करा, 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन मार्च 2023 में किस राज्य में हुआ है। पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र या गोवा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोवा। अगला क्वेश्चन करा, युद्ध की वजह से एफएटीएफ ने किस देश की सदस्यता निलंबित कर दिया है। तो भारत, ब्रिटेन, यूक्रेन और रूस। किसको, तो ये जो आतंक फैला रहा है रूस, इसी को जो है निलंबित कर दिया है। किसको, निलंबित कर दिया है। एफएटीएफ का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है। क्या होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसके जो अभी अध्यक्ष हैं टी राजा कुमार है। कौन है, टी राजा कुमार है। और इसका जो उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय फाइनेंशियल सिस्टम में आतंकवादी फंडिंग को रोक लगाना। क्या लगाना है, आतंकवादी फंडिंग को रोक लगाना। अगला क्वेश्चन, अब देखिए ये आ गया आपको फटाफट रिवीजन सीरीज। तो रिवीजन भी आपको इस क्लास में देखने को मिलेगा।
तो 3 तरह से जो है आपको जो है प्रयास किया जा रहा है कि आपके माइंड में एक्सेप्ट हो जाए क्वेश्चन। पहले 20 क्वेश्चन का मैंने बताया पूरा डिस्कशन के साथ, फिर करंट कराया, अब उसके बाद एक एक जो है वन टाइप का जो है आपको रिवीजन होगा, ठीक है। तो कह रहा किनका जेल का कमरा एक पर्यटन स्थल है, किनका जेल का कमरा, कौन सा ऐसे व्यक्ति है जिनका जेल का कमरा एक पर्यटन स्थल बन गया है, तो उनका नाम है जयप्रकाश नारायण। क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण है, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण की अगर बात करें तो इसे जो है इन्हें जो है हजारीबाग जेल में क्या किया गया था, तो रखा गया था। वहीं से कूद करके दिवाली के दिन क्या हुए थे, भाग गए थे, और भाग के चल गए थे कहाँ, नेपाल में। और वहीं पर जो है आजाद दस्ता का गठन किए थे। क्या किए थे? आजाद दस्ता का गठन किए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडियन आफ्टर गांधी के लेखक कौन है, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है, तो इसका जो लेखक है रामचंद्र गुहा, रामचंद्र गुहा है, रामचंद्र गुहा इसका जो लेखक है रामचंद्र गुहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है गेम ओ थ्रोन्स के लेखक कौन है, गेम ओ थ्रोन्स, गेम ओ थ्रोन्स के लेखक है आपको जॉर्ज मार्टिन कौन, जॉर्ज मार्टिन कौन, जॉर्ज मार्टिन कौन हो जाएंगे। अगला है पद्मावत के लेखक कौन है, तो पद्मावत की अगर बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी है, मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी, तो सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी, नरगिस दत्त थी। कौन थी? सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री जो थी आपको देविका रानी रोरिक थी, देविका रानी रोरिक, देविका रानी रोरिक थी। और अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया आपको राष्ट्रपति चुनाव कहां से लिया गया बताइए, तो कहां से, आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची भाषा से संबंधित है, तो अनुसूची की बात करें तो ये 8वीं हो जाएगा, कौन हो जाएगा, 8वीं अनुसूची। कितनी भाषा है, तो 22 भाषा है। अगला क्वेश्चन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे, तो 2 बार रहे थे, है ना, और दोनों 2 नहीं 3 बार रहे थे, दोनों तीनों मिलाकर के जो है कितना रहे थे, तो 12 वर्ष रहे थे, कितना, 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है, तो भाग यहाँ पर पूछ रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, तो भाग हो जाएगा कितना में, भाग 4 में। और अनुच्छेद अगर पूछे तो 36 से 51 हो जाएगा, ठीक है। कह छऊ बिहार के अलावा किस राज्य का नृत्य है, तो बिहार तो है ही छऊ, इसके अलावा आपको कहाँ मिलेगा, तो पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन द टेस्ट ऑफ माई आत्मकथा किसकी है, द टेस्ट ऑफ माई, तो ये है आपको युवराज सिंह की, किसकी है, युवराज सिंह का है, किसका है, युवराज सिंह के। झुम्पा लाहिड़ी किस भाषा में लिखती है ना, झुम्पा लाहिड़ी एक जो है क्या था, अमेरिकी मूल के जो है लिखने वाला व्यक्ति है ना, लेखककार थे, तो यह जो है किस भाषा था, इटालियन का, किसका, इटालियन भाषा का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो 1923 में। किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना शुरू कब हुआ था, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना, तो ये जो योजना आई थी आपको 2001 में आई थी, कब आई थी, 2001 में। अगला क्वेश्चन करा किस गायन शैली का शुरुआत नवाब वाजिद अली शाह ने किया था, करा कौन सी गायन शैली का शुरुआत नवाब वाजिद अली शाह ने किया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ठुमरी का, किसका, ठुमरी का, ठीक है। करा दुर्गापुर संयंत्र किसकी सहायता से बनी है, तो दुर्गापुर जो है आपको किसकी सहायता से बनी थी, ब्रिटेन की, किसकी सहायता से, तो ब्रिटेन की सहायता से। अगला क्वेश्चन करा राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था,
तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सब जो है क्वेश्चन लॉलीपॉप है, याद करिएगा। कह रहा किस वर्ष के बजट में सर्वप्रथम जीएसटी का पहली बार विवरण मिला था सबसे पहले? तो 2006 से 2007 के बीच में, 2006 से 2007 के बजट में सबसे पहले जीएसटी का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन, पीली क्रांति संबंधित है तेल से, किससे है? तेल से। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तेल से। अगर बात करें सर्वोदय योजना की शुरुआत किसने किया था, तो बताइए सर्वोदय योजना की शुरुआत किसने किया था? तो यही जयप्रकाश नारायण के द्वारा। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण द्वारा, क्या किया गया था? तो इस सर्वोदय योजना की शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक था। कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आपका जो वीडियो है ये सुबह में प्रतिदिन लोड होता है 6 बजे में, तो आप लोग लगातार देखते रहिए और फायदा उठाते रहिए इसका, और एग्जाम को क्रैक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।